हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रुचित्रा और स्टडी क्लिक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर और लाउड आ रही है। क्लास को स्टार्ट करें, प्लीज बताइएगा फटाफट। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लेने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत शानदार उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना है। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपके लिए कुछ और शानदार चीजें आपके लिए आ रही हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ देर में। पहले अपन एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडिटोरियल आज जो है वो मैंने लिया है द हिंदू से, और द हिंदू का आज का ही एडिटोरियल है 9 दिसंबर। प्रूडेंट एक्शन, प्रूडेंट का मतलब सोच समझ के, समझदारी से लिया हुआ एक्शन ऑन आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट। तो जो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट करे हैं, मतलब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट करी है 0.25, तो अब रेपो रेट भी बदल गई है, सब कुछ बदल गया। एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों भाई रेपो रेट कम करी, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे, इसको हम समझते हैं। और बहुत शानदार वोकैबुलरी आपके सामने। ऑल परफेक्ट, किम जोन उन वापिस आ गए। चलो यार, बहुत मतलब 4-5 देश ये तबाह करके अब वापस आए, तो इनको थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था। अब ये वापस आ गए, अब उम्मीद करते हैं हमारे साथ रहेंगे। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहला वोकैब है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब ये होता है कोई चीज भयंकर है, भयानक है। लेकिन इसको इस सेंस में भी लेते हैं कि कोई चीज इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसके प्रति फियर या फिर उसके प्रति रेस्पेक्ट हमारे अंदर आ जाए, तो उसको अपन फॉर्मिडेबल कहते हैं। रेस्पेक्ट के सेंस में तो कम ही यूज होता है। ये यूज होता है कोई चीज चैलेंजिंग है, कोई चीज भयानक है, भयंकर है, बहुत बड़ी कोई हमारे सामने चीज है, तो उसको अपन फॉर्मिडेबल कहते हैं। तो फॉर्मिडेबल का मतलब इंस्पायरिंग फियर, रेस्पेक्ट और ओ ड्यू टू साइज, पावर और डिफिकल्टी। तो मतलब या तो पावर में बहुत बड़ा है, या तो साइज में बहुत बड़ा है, या तो डिफिकल्टी बहुत बड़ी है, तो उसको अपन फॉर्मिडेबल बोलते हैं। अगर आप एग्जांपल देखोगे, दी स्टार्टअप फेस्ड फॉर्मिडेबल चैलेंजेस। जनरली ये चैलेंजेस के लिए, है ना, प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। तो बोला जा रहा है जो स्टार्टअप है वो फेस कर रहा है, फेस कर नहीं रहा, फेस कर रहा था, फेस्ड है तो V2 है। तो जो स्टार्टअप है उसने फेस करा था फॉर्मिडेबल चैलेंजेस वाइल एंटरिंग द हाईली रेगुलेटेड फिनटेक सेक्टर। जब वो एंटर कर रहे थे कहां पर, रेगुलेटेड फिनटेक सेक्टर के अंदर, तो उन्होंने फेस करे थे फॉर्मिडेबल चैलेंजेस। अगर आप सिनोनिम्स में जाओगे तो सिनोनिम बहुत यूज होता है इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग का मतलब होता है धमकाना, डराना। ठीक है, इंटिमिडेटिंग का मतलब क्या होता है, डराना, धमकाना, याद रखिएगा। नेगेटिव हो क्या है भी। रीडाउटेबल, एक होता है डाउटेबल, ये है रीडाउटेबल। तो रीडाउटेबल, डाउटेबल एक ही बात है भाई। डाउटेबल भी नेगेटिव में जाता है, तो रीडाउटेबल। तो याद रखिएगा, रीडाउटेबल भी नेगेटिव वोकैब है, मतलब कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए सही नहीं है, तो अपन उसको रीडाउटेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, डोंटिंग वोकैब बहुत यूज होता है। डोंटिंग का मतलब भयानक होता है, भयंकर होता है। डोंटिंग का मतलब डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ होता है, सीवियर होता है ना। उसके बाद प्रोडिजियस। तो प्रोडिजियस का भी मतलब क्या होता है, प्रोडिजियस का भी मतलब ये होता है कोई चीज बहुत ज्यादा विशाल रूप में भयंकर है, तो उसको अपन प्रोडिजियस कहते हैं। मेनेसिंग, मेनेसिंग का भी मतलब खतरा होता है ना, डर होता है, तो मेनेसिंग भी नेगेटिव वोकैब है। तो ये सारी वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है, और ये बार बार मैं यूज करते रहूंगा। अगर आप बिल्कुल न्यू है तो वोकैबुलरी को कैसे ध्यान में रखना है, आप लोग बस मेरे साथ फॉर्मिडेबल पढ़ लिए। अब मैंने कहा आपको ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको पढ़ लो। अगर आपने पहली बार सुनी है वोकैब तो लिख लो। अब मैं क्या करूंगा, जब भी आगे क्लासेस लूंगा तो ये वोकैबुलरी ऑटोमेटिक मैं अपनी क्लास में इनकॉर्पोरेट करूंगा। ऑटोमेटिक ये वोकैबुलरी आपको मैं बार बार दिखाऊंगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। वोकैबुलरी याद करने का एक ही तरीका है, जितनी बार देखोगे, जितना रिवाइज करोगे, उतना याद। ठीक है, अब देखो एंटोनिम देखो। फीबल मतलब कमजोर, ट्रिवियल मतलब तुच्छ होता है, अनइम्प्रेसिव, पावरलेस और नेग्लिजिबल, ये सब इसका एंटोनिम हो गए। बहुत सिंपल सा एंटोनिम। पार्ट ऑफ स्पीच से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो सुनो, अभी यहाँ पे फॉर्मिडेबल लिखा है, पीछे ABLE आ रहा है, तो जिसके पीछे ABLE आता है, जिसके पीछे IBLE आता है, ये दोनों क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो देखो ये एडजेक्टिव है, हाँ एडजेक्टिव है। अगर मुझे इसको नाउन की तरह यूज करना है तो
फॉर्मिडेबिलिटी, ये लो भाई नाउन बन गया। अगर मुझे एडवर्ब यूज करना है तो फॉर्मिडेबली एलवाई लगा करके एडवर्ब बन गया। ये पार्ट ऑफ स्पीच भी आपकी हेल्प करेगी, आप एक बार इस पर नजर जरूर मारिएगा। ये थी हमारी पहली वोकैब। चलो नेक्स्ट वोकैब पे। समझ में आ रहा है ना भाई, फुल एनर्जी के साथ, है ना। गुड मॉर्निंग सभी को। चलो नेक्स्ट, पर्टेन। देखो ये ना एग्जाम में पर्टेन टू करके बहुत आएगा, चाहे पर्टेन टू आए, पर्टेनिंग टू आए, लेकिन इसके साथ टू लगा हुआ है। शायद यहाँ पे लिखा भी होगा, कोई बात नहीं। हाँ एग्जाम्पल में लिखा है, देखो पर्टेन टू। तो पर्टेन टू एक फ्रेजल वर्ब है, पर्टेन के साथ टू आता है। पर्टेन का मतलब क्या होता है भाई, रिलेटेड टू, इससे संबंधित है, इससे रिलेटेड है, तो उसको अपन पर्टेन कहते हैं। तो बोला जा रहा है टू रिलेट टू हैव रेलिवेंस और कनेक्शन टू समथिंग, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पर्टेन कहते हैं। पर्टेन का एग्जांपल देखो, दी गाइडलाइंस चीफली, चीफली का मतलब क्या होता है, मेनली। दी गाइडलाइंस मेनली पर्टेन टू डाटा प्राइवेसी, तो जो गाइडलाइंस है ना, ये मेनली रिलेटेड है किससे, डाटा प्राइवेसी को लेकर के, और एथिकल हैंडलिंग ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन, और एथिकल हैंडलिंग, एथिकली कैसे हैंडल करोगे आप कस्टमर के इंफॉर्मेशन को। तो यहां पर ये बात बोली जा रही है कि भाई ये जो गाइडलाइंस निकाली गई है, ये डाटा प्राइवेसी और एथिकल हैंडलिंग से रिलेटेड है। अब आप सिनोनिम्स देखो, रिलेट करना, अपरटेन, करस्पॉन्ड, कंसर्न, बियर अपॉन। ठीक है, तो बियर अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है, बियर अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है। बियर अपॉन का भी मतलब यही होता है कि भाई अगर आपको याद हो तो अपन एक वोकैब पढ़ी थी, बोर बाय, है ना, बोर्न बाय, सॉरी बोर्न बाय, अपन एक वोकैब पढ़ी थी। तो बोर्न बाय वोकैब का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने, सपोर्टेड बाय, वैलिडेटेड बाय। तो बोर्न बाय था वो थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे बियर अपॉन है, तो बियर अपॉन का भी मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा भाई ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब याद रखिएगा, आप पर्टेन याद रखिएगा, करस्पॉन्डिंग आप लोग समझ जाएंगे, कंसर्न, कंसर्न मतलब इससे रिलेटेड है, जैसे अपन नहीं कहते कंसर्न अथॉरिटी, है ना, कंसर्न अथॉरिटी अपना एक्शन ले, मतलब जो इस अथॉरिटी इस मैटर से रिलेटेड है, तो हम कहते हैं कंसर्न अथॉरिटी भाई इसके ऊपर एक्शन लो। तो उस मैटर से रिलेटेड जो अथॉरिटी होती है उसके साथ अपन कंसर्न अथॉरिटी लगा देते हैं, मतलब जो इस मैटर के लिए कंसर्न है, जो इस मैटर के लिए बनी है। ऐसे यहाँ पे कंसर्न का यूज हुआ है। आई होप आपको क्लियर होगा। एंटोनिम में देखो, डिस्कनेक्ट कर देना, डाइवर्ज कर देना, डेविएट कर देना, एक्सक्लूड हटा देना, डिटैच कर देना, ये सब इसके एंटोनिम में सिंपल से। अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच पे आ जाओ। पर्टेन एक वर्ब है, मुझे एडजेक्टिव चाहिए तो पर्टिनेंट लगाऊंगा, एडजेक्टिव चाहिए तो पर्टिनेंट लगाऊंगा, नाउन चाहिए तो पर्टिनेंस लगाऊंगा, नाउन पीछे ईएनसी आते नाउन बन गया। पर्टिनेंसी, अच्छा पर्टिनेंसी और पर्टिनेंस दोनों तरीके से मैं नाउन बना सकता हूं, चाहे मैं ईएनसी लगा के नाउन बनाऊं या मैं सीवाई लगा करके नाउन बनाऊं, दोनों तरीके से नाउन बन जाएंगे। बहुत शानदार पार्ट ऑफ स्पीच देखती है। आगे बढ़ जाए, हाँ बोर्न बाय, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आ जाइए, इम्पिंच। अब देखो इम्पिंच जब भी मिलेगा ना आपको, तो इम्पिंच, इम्पिंच के साथ आपको ओन मिलेगा, इम्पिंच ऑन, ये देखो ये देखो ये देखो, इम्पिंच ऑन। इम्पिंच का मतलब होता है इंपैक्ट डालना, प्रभाव डालना। तो इम्पिंच का मतलब होता है टू एनक्रोच और हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन समथिंग। देखो एडवर्स इंपैक्ट ऑन समथिंग, इंपैक्ट बोलो या इफेक्ट बोलो, एडवर्स है, तो इसका मतलब जब भी इम्पिंच आएगा मतलब किसी को प्रभाव पड़ा लेकिन नेगेटिव पड़ा। ठीक है, तो इम्पिंच का मतलब होता है कि भाई एनक्रोच, एनक्रोच का मतलब होता है घुसपैठ कर जाना, तो घुसपैठ करना पॉजिटिव बात तो नहीं है, तो एनक्रोच करना या किसी पे नेगेटिव इंपैक्ट या इफेक्ट डालना उसको अपन इम्पिंच कहते हैं। तो आप एग्जांपल देखो, एक्सेसिव गवर्नमेंट ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब क्या है, निगरानी। तो बोला जा रहा है हद से ज्यादा गवर्नमेंट की जो निगरानी है, मे इम्पिंच ऑन, मे इम्पिंच, वो मे भी इंपैक्ट डाल सकती है किस पे, एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, नाउन, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, वो भी नाउन होता है। एंटरप्रेन्योरियल मतलब एडजेक्टिव वे में बनाया गया, तो जो एक एंटरप्रेन्योर की जो फ्रीडम होती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल सकता है क्या, हद से ज्यादा अगर आप ओवरसाइट रखोगे तो, निगरानी रखोगे तो। बहुत शानदार सेंटेंस। इन्फ्रिंज का मतलब घुसपैठ करना होता है, दखल अंदाजी करना होता है ना। और ऐसे ही बना ट्रेसपास, आपने पढ़ा होगा ट्रेसपासर्स, ट्रेसपासर्स आपने पढ़ा होगा, ट्रेसपासर्स मतलब जो घुसपैठ करते हैं, यहां पे ट्रेसपास मतलब घुसपैठ करना। इन्फ्रिंज, एनक्रोचमेंट, एनक्रोच, है ना,
इनकम्बर, इनकम्बर का भी मतलब क्या होता है? इनकम्बर का मतलब आप ये कह सकते हो, इनकम्बर का मतलब होता है कुछ बर्डन, मुसीबत, है ना। और एनक्रोच अपॉन, एक ही बात है, एनक्रोच और एनक्रोच अपॉन मतलब किसी के ऊपर एनक्रोच करना। तो यहां से आप लोग याद रखेंगे कि भाई इम्पिंच का मतलब ये होता है हस्तक्षेप करना। ये ले, हस्तक्षेप करना मतलब वही इन्फ्रिंज आ गया, है ना। एनक्रोच तो चलो घुसपैठ करना हो जाएगा बिना परमिशन के, उसको उसको सीज करना, उस चीजों को उठाना, तो कहीं ना कहीं एडवर्स इंपैक्ट डालना हो जाएगा। अगर आप वर्ब देखोगे तो इम्पिंज जो लिखा हुआ है वर्ब है, अगर आप नाउन देखोगे तो इम्पिंजमेंट नाउन हो जाएगा। एंटोनिम देख लो, रेस्पेक्ट करना, अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब क्या होगा? सपोर्ट करना। अपहोल्ड का मतलब सपोर्ट करना, अपहोल्ड का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। अब इसी के साथ हाथों हाथ याद रखो, विथ होल्ड का मतलब क्या होता है? भाई विथ होल्ड का मतलब होता है सप्रेस कर, ठीक है। क्या होता है? सप्रेस कर। हाँ, विथ होल्ड का मतलब क्या होता है? सप्रेस, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रिजर्व, प्रिजर्व करना, सेफ गार्ड करना, कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब पालन करना, कंप्लाई के साथ विथ आता है, ठीक है, कंप्लाई के साथ विथ आता है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़े, चलो। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियरली किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना, क्लियरली एक्सप्रेस करना, टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली, क्लियर, इफेक्टिव इन स्पीच। आइडिया या फिर स्पीच के दौरान बहुत क्लियरली अपनी बात को रखना, तो उसको अपन आर्टिकुलेट कहते हैं। दी पॉलिसी एनालिस्ट आर्टिकुलेटेड, तो जो पॉलिसी के एनालिस्ट थे वो आर्टिकुलेट कर रहे थे, उन्होंने आर्टिकुलेट किया था, आर्टिकुलेटेड है तो किया था, पास्ट का संसार है। आर्टिकुलेटेड द इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कंसिक्वेंसेस, तो इम्प्लीकेशन ऑफ द न्यू टैक्स रिफॉर्म्स विथ रिमार्केबल क्लैरिटी। तो इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? कंसिक्वेंसेस। तो उन्होंने क्या किया था, जो पॉलिसी के एनालिस्ट थे, जो पॉलिसी को एनालाइज कर रहे थे, उन्होंने आर्टिकुलेट किया था, क्लियरली एक्सप्रेस करा था, डिटेल में बताया था, क्लियरली बताया था कि क्या कंसिक्वेंसेस होंगे जो न्यू टैक्स रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इसकी रिमार्केबल क्लैरिटी के साथ उन्होंने बताया था। तो अगर आप सिनोनिम्स में जाओगे तो ये सिनोनिम बहुत ध्यान रखना, एनंसिएट, एनंसिएट का भी मतलब होता है एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना। एल्यूसिडेट, इसका भी मतलब सेम होता है, तो जो एनंशिएट का मतलब है वही एल्यूसिडेट का मतलब है। डेलिनिएट, डेलिनिएट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीट लिखा हुआ है, तो नीट एंड क्लीन, आप भी देखते हैं नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन अगर कोई चीज होगी तो वो क्लियरली एक्सप्रेस होगी, बहुत आराम से दिख रही होगी, ठीक है। अगर कोई चीज नीट एंड क्लीन है तो क्लियरली आप देख सकते हो, तो डेलिनिएट का मतलब क्या होता है? नीट एंड क्लीन, एकदम बढ़िया तरीके से किसी भी चीज को बताना, किसी भी चीज की आउटलाइन को समझाना, है ना। तो डेलिनिएट हो गया, एलुसिडेट हो गया, एनंसिएट हो गया, ये तीनों आपको अलग अलग वोकैब मिल जाएंगी अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे। मैं एक ही वोकैब में इन सबको ले आया हूं। वोकेलाइज, चलो वोकेलाइज आप लोगों को पता है भाई, बोल करके हर चीज को एक्सप्रेस करना, यहां पर भी एक्सप्रेस का सेंस, मतलब एक्सप्रेस का तो मीनिंग आपको पता ही। मम्बल, मम्बल का मतलब क्या होता है? मम्बल बुदबुदाना होता है, मन में बोल रहा है, हमें तो सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहा है, ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट होता है। गार्बल, गार्बल का भी मतलब ये होता है कि भाई कोई भी चीज को है ना क्लियरली ना बोल पाना, अटकना, ठीक है। और उसके बाद सप्रेस हो गया, उसके बाद स्टाइफल हो गया। आई थिंक मैंने पी एक ही लिखा है, पी एक और है, ठीक है। तो सप्रेस मतलब कोई भी चीज को दबाना। स्टाइफल का मतलब क्या होता है? स्टाइफल का मतलब होता है जो ऊपर लिखा हुआ है सप्रेस, उसी का मतलब स्टाइफल होता है, मतलब किसी भी चीज को दबाना, है ना। किसी भी चीज का गला घोटना भी कह सकते हैं, दबाना भी कह सकते हैं, वीक करना भी कह सकते हैं, तो उसको अपन स्टाइफल कहते हैं। स्टाइफल का मतलब होता है किसी भी चीज को दबाना, कम करना। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। पार्ट टू स्पीच में आ जाते हैं। आर्टिकुलेट वर्ब है, एडजेक्टिव आर्टिकुलेट, देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप वर्ब लिख रहे हो तब भी आप आर्टिकुलेट लिखोगे, अगर आप एडजेक्टिव लिख रहे हो तब भी आप आर्टिकुलेट लिखोगे। आर्टिकुलेटेड भी यूज होता है, आर्टिकुलेटेड वर्ब की तरह यूज हो जाता है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म की तरह यहां पर आ रहा है, ठीक है। आर्टिकुलेशन आपका नाउन हो जाएगा और आर्टिकुलेटिवली आपका एडवर्ब हो जाएगा, एल वाई लगा हुआ है लास्ट में, जिसके पीछे टी आई ओ एन लगा होता है, जनरली वो नाउन होते हैं। क्लियर? चलिए
ट्रंकेट, ट्रंकेट, ट्रंकेट को कैसे समझोगे, ये तो एग्जाम में आ भी चुका है। देखो ट्रंकेट का मतलब ये होता है कि आप है ना अपना पुराना घर आप शिफ्ट कर रहे हो, आपने कोई बहुत बड़ा नया घर लिया, लेकिन आपकी दादी का जो ट्रंक है या आपके दादा दादी का जो पुराना ट्रंक है, ट्रंक होते हैं घरों में पहले जमाने में हुआ करते थे, अब आपको शिफ्ट करना है, तो आप जिस गाड़ी में उस ट्रंक को रख करके लेकर जा रहे हो वो ट्रंक उसमेक फिट नहीं आ रहा, तो आप कह रहे हो यार ट्रंक को काट करके लेके जाऊंगा, लेकिन लेके जाऊंगा, ट्रंक तो जाएगा चाहे मैं काट के लेके जाऊं ट्रंक को। तो आपने क्या करा, ट्रंकेट को कट कर दिया, काट दिया, कट। तो ट्रंकेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कट कर देना, काट देना, छोटा कर देना, कम कर देना। तो ट्रंकेट का मतलब होता है टू शॉर्टन बाय कटिंग ऑफ अ पार्ट, टू रिड्यूस इन लेंथ और स्कोप। तो एक तो मैंने आपको क्या कहा, किसी भी चीज को काट देना, है ना, किसी भी चीज को काट देना, या फिर इसका एक और मीनिंग ये भी निकल के आता है, कोई पैसेज है आपके पास, यार बहुत लेंदी पैसेज है सर, इसको थोड़ा शॉर्ट करके दे दो, मीनिंग और जो एक बात समझाना चाह रहा है वो बात हम समझ जाए, लेकिन शॉर्ट करके दे दो। तो टू रिड्यूस इन लेंथ और स्कोप, तो उस सेंस में आप ट्रंकेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रंकेट। तो ट्रंकेट का एक एग्जांपल देखो, देखो द रिपोर्ट हैड टू बी ट्रंकेटेड, तो जो रिपोर्ट है उसको ट्रंकेटेड किया गया टू मीट द पब्लिकेशन स्ट्रिक्ट वर्ड लिमिट। देखा, तो कहीं भी आपको है ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैंने खुद ने ऐसे फिलर्स बनाए हैं जिसमें ऐसा सेंस आ रहा होगा कि यार उनको है ना वर्ड लिमिट कम करनी थी, या उनको अपना सेंटेंस या अपना पैसेज कम करना था, नोवेल कम करना था, तो वहां पर है ना कट, रिमूव, ये वर्ड्स भी दिए गए, लेकिन अगर ट्रंकेट आएगा तो हम ट्रंकेट का यूज करेंगे। तो ट्रंकेट का मतलब यही होता है कि आपको वर्ड लिमिट को कम करना पड़ रहा है, कम शब्दों में आप अपनी बात को रख पा रहे हैं, तो उसको अपन ट्रंकेट कहते हैं। ठीक है, एब्रीविएट करना मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना, है ना, एब्रीविएट करना, जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ले आरबीआई इसमें ही आ गया। कर्टेल करना, कम करना। कंडेंस, पता ही आप लोगों को कंडेंस करना। क्रॉप, क्रॉप तो फोटो को करते हैं अपन, है ना, क्रॉप करना, फोटो को क्रॉप करते हैं। पेयर डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको पैर डाउन पढ़ सकते हैं, है ना, पैर डाउन। तो पैर डाउन का मतलब क्या होता है, पैर डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, है ना। पार्ट, इसको कभी कभी अपन डी लगा देते हैं, कभी कभी एग्जाम में इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज हो जाती है। तो पार डाउन का मतलब क्या होता है, वही कम करना होता है। ठीक है, तो पार डाउन या फिर पार डाउन, इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म की तरह भी यूज हो जाता है डी लग के, और ये फर्स्ट फॉर्म की तरह भी यूज हो सकता है। इसका भी मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, पार डाउन। अगर आप एंटोनिम देखोगे तो देखो, लेंथन करना, एक्सटेंड करना, एलैबोरेट करना, और खुल करके बताना, प्रोलॉन्ग करना, एम्पलीफाई करना, ये सब इसके एंटोनिम। वर्ब देखोगे अगर आप, तो ट्रंकेट वर्ब है, ट्रंकेशन नाउन है, और ट्रंकेटेड एडजेक्टिव की तरह आप लोग यूज कर सकते हो इसकी थर्ड फॉर्म बना करके। क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक और इसके साथ वोकैबुलरी जाती है, रीट्रेंचमेंट। मैं एक और लिख रहा हूं वोकैबुलरी, रीट्रेंचमेंट, यहां पे लिख दूं, वो सेम जो ट्रंकेट का मीनिंग है ना, वही मीनिंग है रीट्रेंचमेंट का, रीट्रेंचमेंट। तो रीट्रेंचमेंट का भी मतलब यही होता है कि भाई किसी भी चीज को कम करना, है ना। एक और इसके साथ आप लिख सकते हैं अब्रिज करना। क्या लिख सकते हो आप लोग, अब्रिज, अब्रिज लिख सकते हैं आप लोग। अब्रिज का भी मतलब क्या होता है, गैप को कम करना या किसी भी चीज को शॉर्ट करना, कम करना, तो आप लोग अब्रिज भी लिख सकते हैं। तो अब्रिज भी एक वोकैब है अच्छी खासी, है ना। रीट्रेंचमेंट भी एक अच्छी खासी वोकैबुलरी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, एसेस। क्या लिखा हुआ है, एसेस लिखा हुआ है। अब इसके साथ एक वोकैब को कंफ्यूज किया जाता है, एक्सेस को, एक्सेस को। तो देखो एक्सेस में डबल सी है, यहां पे डबल एस है, तो जहां पर एस लगा हो उसका मतलब क्या होता है, एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस में एस आते हैं। तो एसेस का मतलब क्या होता है, एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, एग्जामिन करना, एस्टिमेट लगाना, नेचर का, क्वालिटी का, वैल्यू का, इवेल्युएट करना, अप्रेज, ये ले भाई, क्या हो गया भाई, ये यही याद रखिएगा आप लोग, अप्राइज, ये लो। अब सुनो, देखो अप्रेज, अप्राइज क्या फर्क है, यहां पर ए है, यहां पर ए नहीं है, देख लो। तो जब ए आ रहा है तो ए फॉर क्या होता है, एनालिसिस,
ए कहां पर, स्टार्टिंग में तो ए आएगा ही आएगा, यहां पर ए, तो जब आगे ए आ रहा है, यहां पर ए आ रहा है, तो ए फॉर एनालिसिस, तो अप्रेज का मतलब एनालिसिस होगा, इवेल्युएट करना होगा। बहुत बढ़िया मेगा, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया था, बच्चे फंसे थे। लेकिन जब ए नहीं आ रहा, उसका मीनिंग बताओ फटाफट। जब ए नहीं आ रहा तो देखो आई आ रहा है, आई का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म, ये ले, याद हो गया। ये ऐसे वोकैब है जो आप लोग को एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है, तो वर्ड यूजर्स में आप कंफ्यूज हो सकते हो। अप्रेज, ए फॉर एनालाइज, अप्राइज, आई फॉर इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म, इसका मतलब इन्फॉर्म करना, इसका मतलब एनालाइज करना। गेज आप लोग को पता ही है, ऑडिट आप लोग को पता ही है, असर्टेन का मतलब सुनिश्चित करना, असर्टेन, ठीक है। ये हो गया इसके सिनोम, बहुत शानदार सिनोम। रेगुलेटर्स मस्ट एसेस सिस्टमैटिक रिस्क बिफोर अप्रूविंग दी मर्जर। तो जो रेगुलेटर्स है मस्ट करना ही चाहिए, मस्ट मतलब करना ही चाहिए, क्या, एनालाइज करना ही चाहिए सिस्टमैटिक रिस्क को, इससे पहले कि आप अप्रूव कर दो मर्जर को। एंटोनिम में इग्नोर करना, ओवरलुक करना, मिसजस्ट करना, नेग्लेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, इसका एंटोनिम हो गया। एसेस नाउन होता है, सॉरी एसेस वर्ब होता है, असेसमेंट नाउन होता है। और एसेसर भी आप लोग बोल सकते हैं, जो एनालाइज कर रहा है, जो पर्सन है उसको अपन एसेसर कहेंगे, जो पर्सन है। असेसमेंट नाउन है, एडजेक्टिव असेसिबल, एडजेक्टिव हो जाएगा। चलें आगे, चलिए। क्यूमुलेट, तो आपने क्यूमुलेटिव डीआई सुनी होगी, क्यूमुलेटिव बहुत सुना होगा आप लोगों ने, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव वोकैब। तो क्यूमुलेट से बना क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, तो देखो क्यूमुलेट वर्ब है, क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव है, क्यूमुलेटिवली एडवर्ब है, और क्यूमुलेशन आपका नाउन है। सारी ही फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। अच्छा, क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेट का मतलब होता है भाई सब चीज को इकट्ठा करना, एग्रीगेट करना। तो आप बोल सकते हो टू गैदर और पाइल अप, पाइल अप का मतलब ढेरी लगाना होता है। टू एक्यूमुलेट ग्रेजुअली, एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट भी हमने पढ़ रखा है ना, गैदर करना, एक्यूमुलेट करना, अमास करना, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो ये सब इसमें भी होगा। ये लो अकरू, अकरू मैंने आपको बताया था एग्जाम में आ चुका है, अकरू, अकरू याद रखना। अमास, एग्रीगेट, स्टॉक पाइल, गार्नर, स्टॉक पाइल, एग्रीगेट, अमास, अकरू, गार्नर। एक और लिखना स्टैश, स्टैश भी लिख लेना, स्टैश का भी मतलब क्या होता है, होर्डिंग करना, होर्ड भी लिख लेना, ये लो भाई होर्ड। लेकिन होर्ड और स्टैश है ना, थोड़ा सा ऐसा जाता है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है, आपने उसको होल्ड करके रखा जिससे कि उसकी प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। तो होर्ड और स्टैश, इनका मीनिंग सेम है, कॉन्टेक्स्ट सेम है, मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को इकट्ठा करना, इकट्ठा करते रहना धीरे धीरे, ठीक है, याद रखिएगा। द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट, देखो सुनो ये आपके लिए सेंटेंस, द बेनिफिट ऑफ स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स एक्यूमुलेट इनटू सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म गेन्स। तो बोला जा रहा है वो बेनिफिट्स जो आपको स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट से मिलेंगे, वो बेनिफिट्स एक्यूमुलेट होंगे इनटू सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म गेन्स। वो बेनिफिट धीरे 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 क्यूमुलेट होंगे, धीरे 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 इकट्ठा होंगे, और वो आपको सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म गेन्स देंगे, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है? चलें आगे, एंटोनिम देख लेते हैं। देखो डिसिपेट, तो देखो डिसिपेट का मतलब क्या होता है, डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। डिस्पर्स का मतलब तितर बितर हो जाना, डिप्लीट का मतलब कम होना, डिमिनिश का मतलब कम होना, स्कैटर्ड का मतलब फैल जाना। ये सब इसके एंटोनिम है। हम बात यहाँ पे इकट्ठा करने की कर रहे हैं, या तो यहाँ पर गैप होने की बात हो रही है, या तो यहाँ पे फैल जाने की बात हो रही है। सिंपल तरीके से इंग्लिश को पढ़ना है। आगे बढ़िए, प्लमेट, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्या, प्लमेट आता रहेगा जब जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे। प्लमेट का मतलब होता है टू फॉलो ड्रॉप शार्पली, अचानक से गिर जाना, उसको अपन प्लमेट कहते हैं। अचानक से गिर जाने को अपन उसको प्लमेट कहते हैं, सडनली और शार्पली। एग्जाम्पल देखो, द कंपनी स्टॉक प्लमेटेड आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड रेगुलेटरी नोटिस। अनएक्सपेक्टेड रेगुलेटरी के नोटिस आते ही जो स्टॉक था वो अचानक से प्लमेट कर गया, अचानक से गिर गया। तो प्लंज, प्लंज का मतलब डुबकी, गया। नोज डाइव मतलब डुबकी। ये तो लिटरली इन दोनों के मीनिंग क्या होते हैं, डुबकी मारना होता है, लिटरल मीनिंग डुबकी मारना। लेकिन अगर अपन फिगरेटिव मीनिंग में लें तो इसका मतलब होता है कोई चीज एकदम से नीचे आ गई, है ना। कोलैप्स, टंबल, क्रैश।
ये सब इसके सिनोनिम्स है सिंपल से। एंटोनिम में देखो सोर मतलब आग लग गई शेयर मार्केट में, मतलब प्राइस में आग लग गई। एस्केलेट कर जाना, सर्च कर जाना, एसेंड कर जाना। एक होता है डिसेंड मतलब नीचे गिरना, असेंड मतलब ऊपर जाना, स्काई रॉकेट, ये सब इसका एंटोनिम हो गया। बहुत शानदार, आप देख लो सिनोनिम्स और एंटोनिम भी हमारे एडिटोरियल से रिलेटेड है, जो हमारे फाइनेंस और बैंकिंग में पूछे जाते हैं। ऐसे वोकैब है, कोई आलतू फालतू के वोकैब नहीं। प्रूडेंट, प्रूडेंट सबको पता होना चाहिए, पर फिर भी बता रहा हूं। प्रूडेंट का मतलब वाइज होता है, केयरफुल होता है, सेंसिबल होता है, स्पेशली इन प्रैक्टिकल मैनर, मैनर कह रहा हूं मैटर, ठीक है। तो मतलब कोई चीज ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा समझदारी के साथ लिया हुआ डिसीजन है, उसको प्रूडेंट कहते हैं। गिवन दी वोलेटाइल मार्केट, गिवन दी का मतलब क्या है? अच्छा चलो छोड़ो, गिवन का मतलब है, गिवन का मतलब जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं दी वोलेटाइल मार्केट, मार्केट वोलेटाइल है। अ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज एसेंशियल। हम जानते हैं मार्केट वोलेटाइल है, इसलिए प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जरूरी है, इसलिए समझदारी वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जरूरी है, ठीक है। तो गिवन का मतलब जैसा कि हम जानते हैं, पता होना चाहिए। जुडिशियस का मतलब सोची समझा कोई डिसीजन लेना। सेगैशियस का मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता से कोई चीज आप लोग लगा रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी बंदे में जजिंग पावर बहुत तगड़ी है, वो जज कर लेता है पहले ही आगे क्या होगा, तो उसको भी अपन क्या कहते हैं? सेगेशियस कहते हैं। सरकमस्पेक्ट, अरे वाह यार, मैं यही ढूंढ रहा था। देखो एक होता है सरकमस्क्राइब्ड, ये है सरकमस्पेक्ट। मैं सरकमस्क्राइब्ड भी यहां पे लिख देता हूं, कहां लिखूं? चलो यहां मैं लिख देता हूं सरकमस्क्राइब्ड। देखो सरकमस्क्राइब्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिमिटेड। इसका मतलब क्या होता है? लिमिटेड होता है, ठीक है। किसका मतलब? सरकमस्क्राइब का मतलब लिमिटेड होता है। यहां पर है सरकमस्पेक्ट, तो आप जब पढ़ेंगे तो एक्ट का सेंस आएगा। एक्ट कैसा होना चाहिए? प्रूडेंट वाला एक्ट होना चाहिए। बस आपको सरकमस्पेक्ट पढ़ते ही एक्ट सुनाई देगा, और एक्ट से कैसा एक्ट होना चाहिए? प्रूडेंट वाला एक्ट होना चाहिए। श्रूड मतलब चालाक, क्लेवर। फार साइटेड, पहले का ही सोचने वाला, दूर का सोचने वाला। अगर आप देखोगे बहुत यूज होता है प्रूडेंट एडजेक्टिव की तरह, प्रूडेंस नाउन की तरह, प्रूडेंटली एडवर्ब की तरह। इम्प्रूडेंट इसका एंटोनिम है रेकलेस, बेपरवाह, लापरवाह। फूल हार्डी, फूल इतना इतना फूल है ना कि बहुत ज्यादा फूल हार्डी, फूल ज्यादा ही भरा हुआ है इसमें। शॉर्ट साइटेड, नेग्लिजेंट, ये सब इसका एंटोनिम हो जाएंगे। क्लियर? बढ़िया, चलें, चलिए। अच्छा एक काम और करते हैं, कुछ और वोकैब लिखते हैं जिसका मतलब ये होता है इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक वोकैब होती है रेमिस, है ना, रेमिस होता है, लेकिन हम इसको रीमिस पढ़ते हैं, जिससे कि याद है बार बार मिस कर रहा है, मतलब लापरवाह, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको अपन रेमिस कहते हैं। आप इसको रीमिस से याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब डेडलाइन बार बार मिस कर रहा है, बार बार मिस कर रहा है, मतलब उसको कोई परवाह नहीं है, तो हम उसको रेमिस कहते हैं। चलो भाई, लास्ट वोकैब आज के एडिटोरियल की, पाइवेट। पाइवेट बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है, बहुत बार आएगी। हाँ, नॉन चैलेंट भी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। यहां पर अपन इसको नॉन चैलेंट भी बोल सकते हैं। तो नॉन चैलेंट का मतलब क्या है? जब डिस्क्रिप्टिव का पेपर स्टार्ट हुआ तब देख रहा है कीवर्ड काम नहीं कर रहा, बेवकूफ, चालाक नहीं है ना, क्लेवर नहीं है अगला। ये नहीं कि जब तू गया है, जब रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, जितने में अभी टाइम बचा है, जब तू चेक कर ले कीबोर्ड सही चल रहा है, चला, जब डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हुआ फिर चेक कर रहा है, अरे कीबोर्ड तो चल ही नहीं रहा। तो वो कौन है? वो नॉन चालांट है ना, चालाक नहीं है, बेवकूफ। तो लापरवाह है बेचारा, ऐसे इंटरव्यू मतलब ऐसे ही मीन्स में पहुंची है, ठीक है। चलो पाइवेट, ओहो, पाइवेट का मतलब देखिए, टू टर्न और रोटेट। मैं बताता हूं पाइवेट क्या होता है। देखो पाइवेट होता है फैन जहां पर अपन टांगते हैं, तो फैन जहां पे टांगते हैं, तो फैन का जो वाला पॉइंट है जहां पे फैन को टांगा गया है वो तो वहीं रहता है, फैन घूमता है उसी एक्सिस पे, है ना, उसी पॉइंट पे फैन घूमता है, तो बस उसी को अपन पाइवेट कहते हैं। टर्न करना, रोटेट करना, सेंट्रल पॉइंट अराउंड विच समथिंग मूव्स और डिपेंड्स। कोई ऐसा सेंट्रल पॉइंट जिसके इर्द गिर्द, जिसके अराउंड सारी चीज घूमती है, मतलब मेन पॉइंट, मेन पॉइंट, सेंटर का पॉइंट, कोर पॉइंट, उनका भी मतलब क्या होता है? पाइवेट होता है। तो पाइवेट का मतलब मेन होता है, सेंट्रल होता है, कोर होता है ना।
तो रोटेट आप बोल सकते हैं, स्विवल बोल सकते हैं, हिंज बोल सकते हैं, ट्रांजिशन बोल सकते हैं, रीओरिएंट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एमिड शिफ्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो एमिड, एमिड का मतलब शिफ्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर के शिफ्टिंग के चलते दी कंपनी डिसाइडेड टू पाइवट टूवर्ड। तो कंपनी ने डिसीजन लिया कि हम भी क्या करेंगे, हम भी रोटेट करेंगे, हम भी टर्न करेंगे, हम भी शिफ्ट करेंगे। कहाँ शिफ्ट करेंगे? डिजिटल फर्स्ट सर्विसेज पे। तो पाइवेट का मतलब होता है अपनी स्ट्रेटजी में, जनरली अगर ये इंग्लिश में आता है तो उसका मतलब होता है स्ट्रेटजी में आप लोग चेंज कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि यार मतलब मेरे साथ तो अभी तक जो एग्जाम हुआ मेरे साथ ये दिक्कत हुई, अब स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। तो स्ट्रेटजी चेंज करना उसको अपन पाइवेट कहते हैं, ठीक है। चेंज करना, टर्न लेना, है ना, तो उसको अपन क्या कहते हैं? पाइवेट कहते हैं, फिगरेटिव मीनिंग। तो रिमेन स्टैटिक मतलब अपनी धुन में लगे रहना, स्टैटिक मतलब बने रहना जैसे है। स्टेबलाइज रहना, कोई उतार चढ़ाव नहीं, स्टेबल रहना। स्टैग्नेटेड, जहां अटके हम हटके रहना। एंकर मतलब जहां बंधे हम बंधे रहना। होल्ड मतलब जहां रुके हम रुके रहना। तो ये सब इसके एंटोनिम होकर। नाउन पाइवेट, वर्ब पाइवेट, एडजेक्टिव पिवोटल और एडवर्ब पाइवेटली। देख लो आप, ये सब इसके पार्ट ऑफ स्पीच है। तो नाउन और वर्ब दोनों तरीके से काम करता है, ध्यान रखिएगा। सर नाउन कैसे होगा? नाउन होगा जो सेंट्रल पॉइंट है उसको अपन नाउन कहेंगे, जो कोर पॉइंट है उसको अपन नाउन कहेंगे। तो सर फिर वर्ब क्या होगा? वर्ब मतलब रोटेट करना या शिफ्ट लाना अपनी स्ट्रेटजी में, उसको अपन वर्ब की तरह यूज करेंगे। ये थी आज की वोकैबुलरी, 10 वोकैबुलरी आपने करी। उम्मीद करता हूं 10 की 10 वोकैबुलरी आपको क्लियर होगी, है ना। अब मैं आपके लिए 5 एक जैसी दिखने वाली फ्रेजल वर्ब लाया हूं, एक ही साथ इसको रिवाइज करते आ जाइए। देखो ये सारी वोकैब गिव से बनी है। आप गिव की जगह गेव भी लिख सकते हो, है ना। गेव, गिव, गेव, गिवन, मतलब कोई सी फॉर्म आ सकती है, आप बस बेस फॉर्म से आ जाओ, है ना। कोई सी फॉर्म आप लोग लगा सकते। देखो गिव के बाद क्या लिखा है? ऑफ लिखा है, ऑफ 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 लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू एमिट और रिलीज समथिंग लाइक हीट, लाइट और अ स्मेल। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है ऑफ, तो ऑफ का मतलब है अब उसमें से जो भी हीट है, उसकी जो भी लाइट है वो क्या हो रही है? रिलीज, निकल रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी ऑफ आएगा तो हमें ध्यान रखना है कोई चीज एमिट हो रही है, रिलीज हो रही है। जैसे सुनो एग्जाम्पल सुनो, द फ्लावर्स गिव ऑफ अ प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। अब ऑफ देख करके मत समझना कि कोई चीज बंद हो रही है, क्लोज हो रही है, नहीं। फ्रेजल वर्ब में हर ऑफ का मतलब बंद होना नहीं होता है। नॉर्मल ऑफ होता तो उसका मतलब बंद होना हो जाता, है ना। जैसे किक ऑफ, है ना। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम ये सोचें कि यार इसका मतलब तो बंद होना है, नहीं। तो याद रखिएगा ऑफ फ्रेजल वर्ब में जब भी आता है तो उसका मतलब बंद होना नहीं होता है। तो यहां पर जो गिव ऑफ आया इसका मतलब है कोई चीज रिलीज होना, जनरली हीट, लाइट या फिर फ्रेग्रेंस या फिर स्मेल। तो याद रखिएगा गिव ऑफ का मतलब। और मैं फिर बता दूं, आज डेट लिख लो आप, है ना। मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, मैं आप लोग के डाउट लास्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। लास्ट में लेता हूँ क्लास खत्म होने के बाद। मैं एक चीज बताता हूँ आप लोग को, मैं आज जितनी भी वोकैबुलरी करवा रहा हूँ इन सबको मैं क्वेश्चन में दूंगा आप लोग को, मैं खुद आप लोग का रिवीजन करवाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। गिव इन पे आ जाते हैं। गिव इन का मतलब क्या होता है? गिव इन का मतलब भाई हथियार डाल देना, गिव अप कर देना। तो गिव इन का मतलब होता है टू यील्ड, सरेंडर कर देना। सरेंडर भी आ गया। स्टॉप रेजिस्टिंग मतलब मना करने से अब रोक देना। पहले मना कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, अब आपने मना, अब आपने रोका नहीं तो गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया। आफ्टर आवर्स ऑफ डिबेट, घंटों तक डिबेट चलने के बाद, ही गेव इन टू द मेजोरिटी डिसीजन। तो गेव आ गया, देखो V2 की तरह यूज हो गया। तो गेव इन मतलब अब उसने कहा चलो ठीक है यार, जो मेजोरिटी डिसीजन है वो मान ही लेते हैं, चल ठीक है मान ही लेते हैं, तो उसको अपन गेव इन कहते हैं। गिव अवे का मतलब क्या होता है? गिव अवे का मतलब होता है कोई चीज फ्री में दे देना, गिव अवे कहते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे गिव अवे होते हैं इस तरीके से। टू डोनेट और रिवील समथिंग ऑफन अनइंटेंशनल। तो शी गेव अवे हर सीक्रेट बाय एक्सीडेंट। अच्छा ओके, तो देखो एक गिव अवे का मतलब तो अपन जानते ही हैं। एक गिव अवे का मतलब क्या होता है? भाई फ्री में गिव अवे कर देना। एक फ्री गिफ्ट होता है, मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे मैं लिख दूं भाई फ्री गिफ्ट। वैसे तो गिफ्ट फ्री होता है, सिर्फ गिफ्ट लिख दो,
ठीक है, सिर्फ गिफ्ट लिख देता हूं क्योंकि गिफ्ट के साथ फ्री नहीं आता कभी भी, सुपर फ्लो हो जाता है। तो गिव अवे का एक और मतलब देखो, डोनेट मतलब वही गिफ्ट दे देना, और रिवील ये वाला मीनिंग हमारे को सीखना पड़ेगा। रिवील समथिंग ऑफन अनइंटेंशनली, बिना इंटेंशन के कोई चीज क्या करते हैं ना, रिवील करते हैं ना, डिस्क्लोज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल यूज करा गया, शी गेव अवे हर सीक्रेट, तो उसने क्या करा, अपना सीक्रेट बोल दिया। एक्सीडेंट, बाय एक्सीडेंट मतलब अचानक से उसका यहाँ पर जो सीक्रेट था वो यहाँ पर क्या हो गया, रिवील हो गया। तो गिव आउट का मतलब क्या होता है, गिव आउट लगा हुआ है। तो गिव आउट का मतलब कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर काम करने से कोई चीज बंद हो जाए, स्टॉप फंक्शनिंग। या तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या तो स्टॉप फंक्शनिंग कर रहे हैं, तो उसका मतलब अपन गिव आउट बोलते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, दी टीचर गेव आउट दी एग्जाम पेपर, तो एग्जाम पेपर को टीचर क्या कर रहा था, बांट रहा था, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। या कोई मशीन कोई चीज अगर काम करना बंद कर दे तो अपन उसको स्टॉप फंक्शनिंग कहेंगे, और गिव या फिर गिव आउट कहेंगे। गिव अप ऑन, गिव अप ऑन का मतलब है उम्मीद छोड़ देना। तो गिव अप ऑन का मतलब होता है टू स्टॉप होपिंग फॉर सक्सेस और इंप्रूवमेंट इन समवन और समथिंग। किसी भी चीज में अब इंप्रूवमेंट होगी, होप छोड़ दी, तो उसको अपन गिव अप ऑन कहते हैं। तो दे गेव अप ऑन द ओल्ड कार आफ्टर मल्टीपल ब्रेकडाउन। मल्टीपल ब्रेकडाउन का मतलब बहुत बार वो कोलैप्स हो चुकी है, तो अब उन्होंने होप छोड़ दी इस ओल्ड कार से, पुरानी कार से। अब वो नई कार लेकर के आएंगे, इसको बेचेंगे। क्या ये पांचों के पांचों आपको क्लियर है? ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप एक बार पढ़ लो, आपका रिवीजन पूरा करवाया जाएगा। आज ही से आप लोग को पता लग जाएगा कैसे रिवीजन होगा, मैं आप लोग को बता दूंगा। चलो अब अपन एडिटोरियल पे चलते हैं भाई। ये है आज का एडिटोरियल। एडिटोरियल हम सिर्फ एडिटोरियल नहीं करते हैं, हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। तो आरसी करने का चाहे प्री हो मीन्स हो, क्या तरीका है, पहले क्वेश्चन आंसर को स्कैन करो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड को नोट डाउन करो, फिर आकर के आरसी को पढ़ो, जिससे कि हमें पता रहे यार ये बात इंपॉर्टेंट है, पैसेज में हमें क्वेश्चन पूछा गया, हमें पता होनी चाहिए क्या बोल रहा है, हमें उस चीज पे ज्यादा ध्यान लगाना पड़े। तो हम पहले क्वेश्चन आंसर देख करके आते हैं, आज फटाफट क्वेश्चन आंसर देख करके आते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज दिखा देता हूँ क्वेश्चन आंसर से पहले। आज रात को 9 बजे इसी चैनल पर इवेंट लगा हुआ है। आज रात को 9 बजे मैं एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने से पहले, है ना। इसमें मैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले रहा हूं। मैं आप लोगों को ये बस यकीन दिला देना चाहता हूं कि अगर आप लोग को इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप लोग को कौन कौन से फैक्टर को लेकर के चलना है अभी से डे 1 से, और कैसे चलना है। क्वेश्चन आंसर के साथ प्रैक्टिस सेशंस होंगे बहुत शानदार, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक तरीके से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। तो आज डे 1 है, आज 9 बजे सभी पहुंच जाना, बहुत मजा आएगा आप लोग को। आना, बैठना, देखना आपको कितनी डीप नॉलेज इस सेशन से आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, 4 दिन 4 टॉपिक्स। चलो भाई आज अब क्वेश्चन आंसर देखिए अपन पहले। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको क्वेश्चन में उस लेवल के दूंगा जो लेवल अभी एग्जाम में आ रहा है। देखिए, दी पैसेज इंप्लाइज अ पैराडॉक्स। यहां पे क्या बोला जा रहा है, एक पैराडॉक्स की बात हुई है। पैराडॉक्स का मतलब आपस में कोई बात कॉन्ट्राडिक्ट हुई है। क्या बोला जा रहा है, रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन टू रेट कट्स इन 2025 कंपेयर टू दी कट्स इन 2019। देखो बहुत आसान है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप लोग को एग्जाम रेडी बनना है तो एग्जाम रेडी बनने के लिए पैसेज आरसी मत करिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन में आपने देखा 2025 और 2019, मतलब इन दोनों ईयर के बारे में कुछ तो बोला होगा, बस आपको वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट वाली बात पकड़ लेनी, क्योंकि इसने आपसे पैराडॉक्स मांगा है। तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे, सर ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको मैं देखो ऐसे नोट डाउन करूंगा कॉपी में, पैराडॉक्स, और फिर यहां पे लिखूंगा 2025 वर्सेस 2020। ये ले भाई, ये बना लिखने का तरीका होगा। अगर मैंने पैराडॉक्स पढ़ लिया अपने आप आंसर सामने आएगा, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये तरीका है आरसी को करने का। ठीक है, बाकी आपको जैसे एडिटोरियल पढ़ना आप पढ़ो। मेरे नजर में अगर बेस्ट
एडिटोरियल की कोई स्ट्रेटेजी है एक स्टूडेंट के लिए जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, वो यही है। और जो बिगिनर है वो तो इसको कॉपी कर ही रहे हैं, फॉलो कर ही रहे हैं। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, मतलब जो एग्जाम दे चुके हैं उनको पता है इस स्ट्रेटेजी की हकीकत, तो वो इसको फॉलो कर ही रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज, अच्छा क्या समराइज करना है भाई, मॉनेटरी पॉलिसी ओवरऑल एटीट्यूड, अच्छा उनका ओवरऑल एटीट्यूड क्या है, एंड डिस्क्राइब इन द कंक्लूजन। अब देखो इसने खुद ने कह दिया कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, इसका मतलब ये है कि भाई आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पूरा पैसेज पढ़ोगे तभी तो आप उनका माइंडसेट बता पाओगे, क्या उनका माइंडसेट क्या है, तो माइंडसेट बताना आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या माइंडसेट होगा। तो अभी हम ये आंसर नहीं दे सकते, ना इसका कीवर्ड लिख सकते। आगे बढ़ी, क्वेश्चन का लेवल देखना आप, मतलब आप लोग ऐसा नहीं अरे ये लाइन आ गई सर ये जी लाइन लगा देता हूं, नहीं, समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ा क्वेश्चन, चलो मैं रीड करता हूं। इफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी असेसमेंट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, अब देखो उन्होंने कहा है कि एक्सेस कैपेसिटी है, ठीक है, इज इनकरेक्ट, अगर ये इनकरेक्ट हो जाए, इनकी जो ये असेसमेंट है, इन्होंने जो इवेल्युएट करा, जो एनालाइज करा, अगर ये इनकरेक्ट हो जाए, एंड द इकोनॉमी इज एक्चुअली ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी, अगर एक्सेस कैपेसिटी नहीं, अगर वो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है, तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इमीडिएट रिस्क, तो बताओ हमारी इकोनॉमी को क्या इमीडिएट रिस्क यहां पर मिल सकती है ऑफ द रेट कट, जो रेट कट इन्होंने कर दिया है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक लॉजिक इम्प्लिसिटली सपोर्टेड बाय द टेक्स्ट। इम्प्लिसिटली का मतलब क्या है, एक होता है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियरली जो दिख रहा है, एक होता है इम्प्लिसिट मतलब उसके पीछे का क्या रीजन, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसका मतलब ये है, आपको क्या बोला, अगर ये इनकरेक्ट हो जाए तो पैसेज में करेक्ट होगा, तो देखो पैसेज में अगर करेक्ट है तो करेक्ट का इंपैक्ट क्या है, बस उसका उल्टा इंपैक्ट अब आएगा अगर इनकरेक्ट होगी तो, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको एक कहा कि यार कट ऑफ जो है आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ 50 जाएगी, मैंने आपको ये कहा, मेरा असेसमेंट है, अगर ये मेरा असेसमेंट इनकरेक्ट हो गया तो आप देखो करेक्ट होने से क्या इंपैक्ट आ रहा था, अगर ये मेरा असेसमेंट करेक्ट हो गया तो फिर क्या इंपैक्ट आएगा, बस वो इंपैक्ट इसको ला करके यहां पर बताना, एक इंपैक्ट इसमें से कोई होगा। आगे बढ़ी, पैसेज ड्रॉ पैरेलल बिटवीन, पैरेलल मतलब वो ये क्या कर रहा है, रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है बिटवीन द डेट फ्यूल्डेड इन्वेस्टमेंट, डेट फ्यूल्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो डेट से इन्वेस्टमेंट लिया गया, एंड द रेट कट, तो डेट इन्वेस्टमेंट और रेट कट के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो आपको बताना है, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा डेट और रेट कट को कैसे कनेक्ट करा है पैसेज में, इसके बीच में आपको रिलेशनशिप को इन्फर करना है। ओके भाई आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन होता है, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्रिटिकल रीजनिंग के भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं बड़े इजीली, ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस है, अगर आप यहां तक पहुंच रहे हैं तो मतलब आप क्रिटिकल रीजनिंग भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट है अगर वो सच हो जाए, वो सच हो जाए, मतलब एक स्टेटमेंट आपको सच करना है, फिर वुड मोस्ट वीकेन दी मॉनेटरी पॉलिसी जस्टिफिकेशन फॉर कटिंग रेट, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी का जस्टिफिकेशन है कि हम रेट कट क्यों कर रहे हैं, और यहां पे फर्स्ट पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है मेंशन इन दी टेक्स्ट, इसका मतलब पहले पर्सपेक्टिव में पैसेज में जो लिखा है कि यार हमने तो इसलिए रेट कट करा, अब हमें उसका जस्टिफिकेशन गलत करना है, तो इसका मतलब उसने जिस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए रेट कट करा है बस वो पॉइंट ही हटा देना, या वो पॉइंट उनको लग रहा होगा यार ये हमारे को नेगेटिव लग रहा है तो ये कारण हम रेट कट करें, बस उस पॉइंट को पॉजिटिव बना दो या हटा दो, ऐसा कुछ आपको करना है। क्वेश्चन ध्यान से समझ में आना चाहिए, आ रही है मेरी बात समझ में आप लोग को, ठीक है भाई। चलो 2 स्लाइड का ये पैसेज है, 2 स्लाइड में 5 क्वेश्चन, पूरा निचोड़ है इस पैसेज का, देखते हैं आप लोग कैसे पढ़ते हैं, पढ़िए आंसर दीजिए, आप लोग को मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बनाइए और मुझे डन लिख करके दीजिए, देखते हैं आप लोग कैसे बना, ये आदत डालनी पड़ेगी अपन को इस लेवल की। सेशन को लाइक कर दीजिए अगर आप लोग को क्वेश्चन देख करके मजा आ गया है तो।
चलिए अब मुझे बस इतना बताइए, आप लोग थोड़ा दिमाग पे अपना जोर दीजिए, क्या यहां से आप लोगों को इतना पढ़ करके किसी क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है क्या? ये बताइए, यहां तक पढ़ के आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, फर्स्ट का दे सकते हैं। ओके, मैं एक बार चेक कर लूं फर्स्ट में क्या था क्वेश्चन। फर्स्ट क्या था? अच्छा, पैराडॉक्स। हाँ तो बताओ पैराडॉक्स क्या है, अगर आप आंसर दे सकते हो तो बताइए। अपने ऑप्शन लिखो। ओके, बी बी बी। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट का बी आ रहा है। देखो मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, मैं पैसेज पढ़ के आता हूं आपकी तरह जैसे आपने पढ़ा, फिर मैं भी देखता हूं बी आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बाकी आप लोग इतना तो समझ गए कि एक पैराग्राफ पढ़ा, एक क्वेश्चन का आंसर हाथों हाथ आ गया, ठीक है। चलो, दी डिसीजन मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो बोला जा रहा है वो डिसीजन। अब यहाँ पे मेड जो लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्यों? क्योंकि बाय आ रखा है। तो यहां से कंसेप्ट देखिए, अगर बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ओनली का मतलब क्या है कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली है। अब ये अकेली वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ले जाएगा। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, तो अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली नहीं है, इसके साथ तो हेल्पिंग वर्ब है, तो अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय नहीं ले जा पाए। आई बात समझ में? तो फिर सर इससे क्या करें? इससे करो, ये जो डिसीजन है ना, अब इसकी वर्ब ये नहीं है, ये तो बाय ले गया क्योंकि ये अकेली वर्ब थी। ले भाई, ये तो बाय उठा करके ले गया इसको। चलो, तो इसकी वर्ब आएगी? हाँ आएगी, बाद में देखते हैं कहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वर्ब ये थी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? द डिसीजन मेड बाय, वो डिसीजन जो लिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, क्या? टू कट इंटरेस्ट रेट्स वंस अगेन। इन्होंने फिर डिसीजन लिया, एक और बार इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे 25 बेसिस पॉइंट्स पे टू 5.25%। तो 5.25% पे अब वो रेपो रेट आ गई है। अब बोला जा रहा है जो डिसीजन है इज बोथ, ये बोथ है एन असेसमेंट, असेसमेंट है ऑफ इंडियाज करंट इकोनॉमी, जो इंडिया की करंट इकोनॉमी उसका असेसमेंट है। ऑल्सो व्हाट टू एक्सपेक्ट, और असेसमेंट देखो, एन असेसमेंट ऑफ, ये रहा एन असेसमेंट ऑफ, और एन असेसमेंट ऑफ ये यहां पे कनेक्ट कर, एन असेसमेंट ऑल्सो ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, और वो एक्सपेक्टेशन कि अगले कुछ महीनों में क्या होगा। तो दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो दी नेक्स्ट फ्यू मंथ में आगे क्या होगा, तो उसके एक्सपेक्टेशन को देखते हुए यहां पे इन्होंने क्या लिया है? रेट कट लिया है। क्यूमुलेटिवली, क्यूमुलेटिवली मतलब कुल मिला करके, यह सारी बातों को इकट्ठा करते हुए, सारी बातों को समझते हुए, इंटरेस्ट रेट्स हैव बीन कट बाय 125 बेसिस पॉइंट। अच्छा, यहां पर क्यूमुलेटिवली इसलिए आया है, अगर पूरे साल के रेट कट को मिलाएं, कभी 0.50 भी कट हुआ है, कभी 0.25 कट हुआ है, इन सबको अगर अपन मिलाए क्यूमुलेटिवली, सबको मिला करके इंटरेस्ट रेट हैव बीन कट बाय 125 बेसिस पॉइंट्स इन द कैलेंडर ईयर 2025। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है? इस साल के जनवरी से इसी साल के दिसंबर तक, तो वो कैलेंडर ईयर में आएगा। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो कैलेंडर ईयर के अंदर अगर हम बात करें तो 125 बेसिस पॉइंट का कट आया है। बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, द लास्ट टाइम सच लार्ज कट्स, तो बोला जा रहा है लास्ट टाइम ये जो लार्ज कट देखने को मिले थे हैड बीन इम्प्लीमेंटेड, तो हैड बीन इम्प्लीमेंटेड वाज इन 2019, तो ऐसे लार्ज कट को इम्प्लीमेंट किया गया था 2019 में, व्हेन रेट्स हैड बीन कट बाय 135 बेसिस पॉइंट, जब रेट को कट किया गया था टोटल 135 बेसिस पॉइंट से। अभी कितना है? 125 बेसिस पॉइंट है। लास्ट ईयर 135 तक, लास्ट ईयर कह रहा हूं 2019 में 135 बेसिस पॉइंट तक ये पहुंच गए थे। इन रिएक्शन टू, रिएक्शन क्या था भाई, क्यों कम करा था? इन रिएक्शन टू प्लमेटिंग ग्रोथ रेट, क्योंकि ग्रोथ रेट क्या होती, प्लमेट हो रही थी, गिर रही थी बहुत तेजी से, इसलिए उन्होंने 135 का बेसिस पॉइंट कट करा था। आगे क्या किया जा रहा है? 1.35 बेसिस पॉइंट का मतलब पता है, 1% और 35
1.35% टोटल। अच्छा, आगे क्या बोला जा रहा है, इंडियाज क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट हैड फॉलन फ्रॉम 8.9%। तो बोला जा रहा है इंडिया की जो क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो गिर गई थी, हैड फॉलन मतलब गिर गई थी, पास्ट की बात है, कब, मार्च में 2018 में 8.9 से 3.3% पे आ गई थी जीडीपी ग्रोथ रेट बाय द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 2019। जब क्वार्टर एंड हो रहा था दिसंबर के 2019 में, 2018 में कितनी थी, 8.9 थी मार्च में, और जब 2019 का क्वार्टर एंड हुआ तो वो कितनी हो गई, वो आपकी हो गई 3.3% हो गई। ठीक है, बहुत कम हो गई थी। तो ग्रोथ इज करंटली सीइंग दी अपोजिट ट्रेजेक्टरी। बोला जा रहा है ग्रोथ इज करंटली सीइंग, अभी करंट में जो हम देख रहे हैं वो अपोजिट ट्रेजेक्टरी बना रही है। अपोजिट ट्रेजेक्टरी का मतलब पहले बताया गया वो गिर रहा था भाई, अभी ग्रोथ चढ़ रही है, तो अपोजिट ट्रेजेक्टरी तो यही हुई। इट हैज स्टेडली बीन एक्सेलरेटिंग फ्रॉम, तो बोला जा रहा है इट हैज स्टेडली, स्टेडली मतलब लगातार, कॉन्स्टेंटली, तो इट हैज कॉन्स्टेंटली बीन एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट मतलब बढ़ना, फ्रॉम 5.6% इन क्वार्टर टू, कहा जा रहा है 5.6% था क्वार्टर टू में ऑफ द लास्ट ईयर के क्वार्टर टू में, टू दी रिसेंटली रिलीज्ड 8.2% इन क्वार्टर टू ऑफ दिस ईयर। तो कहा जा रहा है अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है क्वार्टर टू का, वो 8.2% बता रहा है, तो 5.6 से 8.2 पे आ गई। फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, अब देखो उसने क्या कहा था, एक क्वेश्चन आता फर्स्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताइए, वाला क्वेश्चन भी यहां से बन जाएगा। क्या रहा है, फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, अगर हम ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखें, देयर आर एटलीस्ट टू वेज, कह रहे हैं यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, टू लुक एट दी मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट मूव्स, मॉनेटरी पॉलिसी के इंटरेस्ट रेट मूव्स को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला क्या है, द फर्स्ट इज दैट द सेंट्रल बैंक इज नॉट कन्विंस्ड, जो सेंट्रल बैंक है मतलब जो आरबीआई है, इज नॉट कन्विंस्ड दैट ग्रोथ इज करेंटली एज रोबस्ट एज द नंबर सजेस्ट। तो भाई आरबीआई का ही मानना है, जो कन्विंस नहीं है, ये जो ग्रोथ तुम नंबर में दिखा रहे हो ये उतनी मजबूत नहीं है जितना नंबर में दिख रहा है, हो सकता है उनको लग रहा हो एक्चुअल में वीक है, एंड सो फील्स मॉनेटरी पॉलिसी नीड्स टू बी एज सपोर्टिव एज पॉसिबल। तो इसलिए वो लोग ये फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इसलिए वो ये फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है नीड्स टू बी, उसको जरूरत है कि वो उतना सपोर्ट दे दे जितना सपोर्ट हो सके। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर के, इट कुड हैव लेफ्ट रेट्स अनचेंज एट 5.5%। अगर ये नहीं होता, अगर ऐसा कुछ उनके मन में नहीं होता, तो वो क्या करते, अनचेंज रहने देते, ना तो बढ़ाते ना तो घटाते, 5.5 पे ही रखते। मतलब उनको कुछ गड़बड़ लग रही है तभी उन्होंने कम करा। दिस सेकंड इज दैट, सेकंड पे जाने से पहले आप लोग दो आंसर कर सकते हैं। एक, पहले क्वेश्चन का आप लोगों ने मुझे आंसर बताया, पहले क्वेश्चन का आंसर आप बी कह रहे हैं, मैं एक बार पढ़ लेता हूं। रेकलेस ऑप्टिमिज्म, अरे यार ये क्या क्या, पहले क्वेश्चन का आंसर ना ये रहा। In 2019, rates were cut because inflation was too high. इन्फ्लेशन के बारे में हमने नहीं पढ़ा, हमने कहा ग्रोथ नीचे गिर रही थी, ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। The 2019 cuts were a reaction of plummeting growth, बिल्कुल सही। Whereas the 2025 cuts are occurring while growth figure are repeatedly accelerating, ये आंसर हो सकता है। The cumulative cut in 2025 are significantly larger than those in, नहीं, कम है, अभी 125 बेसिस पॉइंट है, पहले 135 बेसिस पॉइंट था, कम है अभी तो। इन 2019 द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मेंटेन अ न्यूट्रल स्टांस, whereas 2025 दे हैव शिफ्टेड, नहीं न्यूट्रल नहीं था, वो लोग नीचे कट करते जा रहे थे, सॉरी वो लोग बढ़ाते जा रहे थे, 2019 में न्यूट्रल नहीं था। The 2019 cut succeeded in controlling inflation, whereas 2025 cut predicted to cause immediate hyperinflation। ऐसा कुछ नहीं पढ़ा अपन ने, बी आंसर होगा, डेफिनेटली बी आंसर है, कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है भाई, एक पैसेज पढ़ा, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे और देंगे, अगर आप लोग को कॉपी अगर आप लोग मेंटेन कर रहे हैं तो आप मुझे इसका आंसर देंगे, फर्स्ट पर्सपेक्टिव, ये वाला आंसर दो आप मुझे। क्या बोला जा रहा है कि जो रेट कट का जस्टिफिकेशन दिया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, उसको वीक कर दो, उनका जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव था उसको वीक कर दो, इसमें से कोई एक ऐसा सेंटेंस सही कर दो, ऐसा स्टेटमेंट सही कर दो जिससे कि उनका जस्टिफिकेशन वीक पड़ जाए, बताओ।
पंकज, आप है ना टेक्निकल टीम को कॉल करिए, आज मंडे है, वो ये प्रॉब्लम आपकी रिजोल्व करती। आंसर आ रहा है आप लोगों का? चलो आ जाओ समझते, सुनिए, है ना। अब आइए मेरे साथ वापस, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको वापस से पैसेज पे लेकर के जाता हूं। इन्होंने क्या कहा, दो तरीके से हम इंटरेस्ट रेट कट को देख सकते हैं। पहला पर्सपेक्टिव इन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक खुश नहीं है कि भाई वाकई में ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उनको नहीं लग रहा उतनी रोबस्ट यहाँ पे ग्रोथ है, तो इसलिए वो फील कर रहे हैं कि यार और सपोर्ट देते हैं जितना हो सके। आफ्टर ऑल नहीं तो वो क्या करते, अनचेंज रखते अपनी पॉलिसी रेट को अभी तक। तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव को हमें क्या करना है, झूठा ठहराना है, झूठा ठहरा रहा है, वीक करना है। वीक कब होगा, उनको क्या लग रहा है सेंट्रल बैंक वालों को ग्रोथ नहीं हो रही, उनको ग्रोथ दिखा देते हैं भाई। आ जाओ, द डिफ्लेटर यूज्ड टू कैलकुलेट रियल जीडीपी वाज एक्चुअली अनयूजुअली हाई, मीनिंग रियल ग्रोथ इज इवन लोअर देन रिपोर्टेड। अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर जीडीपी, अगर उनको लगेगा जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा कम है, तो यार वो तो और रेट कम करेंगे ना, ग्रोथ बढ़े। उन्होंने रेट क्यों कट करी, उन्होंने रेट इसलिए कट करी, उनको लग रहा है ग्रोथ नहीं हो रही, यार ग्रोथ नहीं हो रही, सपोर्ट की जरूरत है इकोनॉमी को, ले रेट कट कर। हमें उन्होंने रेट जो कट करी, पहला जो उनका पर्सपेक्टिव था उसको गलत ठहराना है, उसको वीक करना है। तो तुम तो उनको और सपोर्ट कर रहे हो कि यार ग्रोथ जो है वो लोअर है, वो तो 0.25% कम करने की बजाय और 0.5% कम कर देंगे, तो ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता। आ रही है बात समझ में, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आ रही है बात समझ में, मैं कह रहा हूं तुम एग्जाम में कहोगे सर आरसी टफ आया था, आरसी टफ नहीं आया था, तुम क्वेश्चन नहीं समझ पाए थे, आरसी तो इजी था, क्वेश्चन नहीं समझा तुमने। फिर आ जाओ इधर, देखो कन्विंस्ड नहीं है वो लोग, ग्रोथ नहीं दिख रही उनको, तो उनको रेट कट करना पड़ा, ये है उनका रीजन पहला, उनको ग्रोथ नहीं दिख रही है, उनको ग्रोथ दिखा दो, आ जाओ ग्रोथ दिखाते हैं इनको। तो पहले में तो तुम और ग्रोथ गिरा रहे हो, सप्लाई चेन हैव ऑलरेडी फुली अलाइंड एंड इंडिया एक्सपोर्टर आर सेइंग रिकॉर्ड प्रॉफिट। अच्छा, रिकॉर्ड प्रॉफिट, ठीक है, पॉजिटिव आ तो रहा है, चलो यार डाउट में रखता हूं उसको, पॉजिटिव आ रहा है। द 8.2% ग्रोथ फिगर इज अंडरपिन्ड बाय ब्रॉड बेस्ड रोबस्ट डिमांड एंड हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अक्रॉस ऑल सेक्टर। यार ये भी पॉजिटिव लग रहा है, ओके आगे बढ़ता हूं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी हैज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली एंड यूएस टैरिफ हैव बीन रिवोक्ड। कहा जा रहा है जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो डिक्रीज हो गई है बहुत तेजी से, और जो यूएस के टैरिफ है वो भी रिवोक्ड हो गए, ये भी पॉजिटिव बात है। Oil price have dropped significantly, further lowering the inflation outlook। अब सुनो मेरी बात सुनो, पहली बात तो हमें इन्फ्लेशन से कोई लेना देना है क्या, इन्फ्लेशन से लेना देना नहीं, उनको बस ग्रोथ दिखानी है। अब ग्रोथ कैसे दिखेगी इसको समझते हैं, ग्रोथ दिखानी है भाई उनको। सप्लाई चेन हैव ऑलरेडी फुली रीअलाइन, सप्लाई चेन रीअलाइन हो गई है। इंडियन एक्सपोर्टर्स आर सीइंग रिकॉर्ड प्रॉफिट, जो इंडियन के एक्सपोर्टर्स हैं उनको क्या मिल रहा है, रिकॉर्ड प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। द 8.2% ग्रोथ फिगर इज अंडरपिन्ड बाय ब्रॉड बेस्ड रोबस्ट डिमांड एंड हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अक्रॉस ऑल सेक्टर। यहां पर जो सी वाला ऑप्शन है इसमें कहा जा रहा है कि भाई जो 8.2 की ग्रोथ फिगर आपने देखा, देखो सुनो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं तगड़ा क्यों है, थोड़ा समझो। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो यहां पे क्या कहा गया कि अभी आपने देखा 5.6 से 8.2 पे आ गया है हमारा ग्रोथ, लेकिन फिर भी ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखे तो इनको ये सही नहीं लग रहा, इनको लग रहा है जो नंबर सजेस्ट हो रहे हैं, नंबर कौन से 8.2 ही सजेस्ट हो रहा है, ये जो नंबर सजेस्ट हुए ना ये उतने मजबूत नहीं है, जितनी ग्रोथ मतलब जितनी ग्रोथ इनको चाहिए ना, ये नंबर उस चीज को सजेस्ट नहीं कर रहे। कहने का मतलब ये है नंबर के अकॉर्डिंग अगर अपन ग्रोथ देख रहे हैं तो इनके मुताबिक वो ग्रोथ फेक भी हो सकती है, वो ग्रोथ सही भी नहीं हो सकती, ऐसा इनका मीनिंग यहाँ पर है। अच्छा अब इधर आओ, इस क्वेश्चन में आप आओ, अब इधर देखो हमें ग्रोथ दिखानी है, तो देखो यहाँ पे हम प्रॉफिट दिखा रहे हैं, क्या हम प्रॉफिट से ग्रोथ दिखा सकते हैं, प्रॉफिट से ग्रोथ नहीं, हम प्रॉफिट से ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे, हमें ग्रोथ दिखानी है। तो ग्रोथ अपन कैसे दिखा सकते हैं,
द 8.2 ग्रोथ फिगर इज अंडरपिन्ड, अब इसको सपोर्ट किया गया ब्रॉड बेस्ड रोबस्ट डिमांड आ रही है। ग्रोथ कब होगी? जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो बोला जा रहा है रोबस्ट डिमांड है, बढ़िया डिमांड चल रही है और हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है हर एक सेक्टर में। तो हर एक सेक्टर में यूटिलाइजेशन हो रहा है मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड और प्रोडक्शन से ही ग्रोथ निकलती है, जीडीपी। तो यहां पर आपको ग्रोथ दिखा दी थी, इसका आंसर सी लगाना था। डी भी गलत है। डी क्यों गलत है? डी आपने कहा कि जो अनसर्टेनिटी थी वो कम हो गई। तो इससे क्या होगा? अगर अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन हमें ग्रोथ दिखानी थी। तो जो 8.2% का डाटा ये लोग कह रहे थे कि नंबर हमारे को इतना मजबूत नहीं लग रहा, हमने उसको क्या करा? सपोर्ट दे दिया कि भाई देखो ब्रॉड बेस्ड है, रोबस्ट डिमांड आ रही है, हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है हर एक सेक्टर में। तो आपका जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव था कि जो 8.2 का नंबर आपको दिख रहा है ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये पर्सपेक्टिव आपका गलत हो गया। आपने क्या कहा था कि आप जो नंबर में ग्रोथ दिखा रहे हो ना, उतनी ग्रोथ हमें लग नहीं रही, सेंट्रल बैंक ने यही कहा था। हम कन्विंस्ड नहीं है, अब कन्विंस्ड कर दिया। देख भाई रोबस्ट डिमांड है, हमें सच करना है ना, हमें इसको सच ही करना पड़ेगा। तो हमने सच कर दिया, रोबस्ट डिमांड है बढ़िया और हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है हर एक सेक्टर में। तो ये ले भाई ग्रोथ देखो दिख तो रही है 8.2 की, सही तो है। तो हमने उसके फर्स्ट पर्सपेक्टिव को क्या कर दिया? वीक कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑयल प्राइस का कोई लेना देना नहीं है इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन की बात हम नहीं करेंगे अभी। उसके बाद ग्लोबल अनसर्टेनिटी अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए, हमें ग्रोथ दिखानी, ये इकोनॉमी को पॉजिटिव पुश मिलेगा, लेकिन हमें ग्रोथ दिखानी है। ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ कैसे दिखाएंगे? डिमांड से, और हर एक सेक्टर फुली यूटिलाइज हो रहा है, इससे अपन ग्रोथ दिखाएंगे। तो सी आंसर आएगा और 8.2 वाले डाटा को कंफर्म करना है। क्या आपको यहां तक क्लियर है? बताइए। पहले स्लाइड में इतने तगड़े क्वेश्चन आपके हो गए। सी किया था क्या? अरे वाह यार क्या बात है। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए। ऐसा लेवल आपको नहीं मिलेगा कहीं। अभी अगर आप न्यू हैं, आपको टफ लग रहा है, तो आप बस बने रहिए, देखिए जो आप मॉक टेस्ट देंगे, जो भी आप एग्जाम देंगे, उसके आरसी आपको समझ में आने लगेंगे, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन में कहां खेला जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड पर्सपेक्टिव देख रहा हूं। दी सेकेंड इज दैट मॉनेटरी पॉलिसी फील दैट इंडियन कंपनीज आर स्टिल सिटिंग ऑन एक्सेस कैपेसिटी एंड सो दी रिस्क ओवर हीटिंग द इकोनॉमी आर स्लिम, so it might as well as push for more growth। अब देखो सुनो, इसने क्या कहा? इंडियन कंपनीज आर स्टिल सिटिंग ऑन एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी वाला भी क्वेश्चन आपने पढ़ा था। तो इसमें रिस्क है, किसका रिस्क है? ओवर हीटिंग द इकोनॉमी या स्लिम। अच्छा, जो खतरा है कि ओवर हीट हो जाएगी इकोनॉमी, ओवर हीट का मतलब ज्यादा हीट हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ भी डाल दी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो स्लिम है, पतला है, खतरा कम है। तो इसलिए इट माइट एज वेल पुश फॉर मोर ग्रोथ, इसको भी पुश की जरूरत है। किसको? एक्सेस कैपेसिटी को। तो यहां पर बात इंडियन की कंपनीज की हो रही है, तो इंडिया की कंपनीज को यहां पे क्या है? पुश की जरूरत है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन का आंसर और मिल गया आपको। पर एक काम करते हैं, एकदम से आंसर पे कूदना सही नहीं रहेगा, थोड़ा और नीचे का पढ़ लेते हैं, क्या पता और बातें लिखी हो। तो एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं। देखो क्या कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है, इसने डिसीजन लिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कि हम कम कर रहे हैं। क्यों लिया? दो रीजन थे। पहला रीजन ये लगा इनको कि ये जो नंबर तुमने दिए हैं ये हम उतने मजबूत नहीं मान रहे, मतलब ग्रोथ उतनी मजबूत नहीं मान रहे जितने तुमने नंबर सजेस्ट करे। तो इनको अंदर से फील आ रहा है कि यार सपोर्ट करते हैं हम, ये नंबर फेक लग रहे हैं, इनको सही नहीं लग रहे ऐसा। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या बोला इन्होंने? दूसरा इन्होंने बोला जो इंडियन की कंपनी है वो अभी उतनी कैपेसिटी पे नहीं पहुंची है, तो इनको थोड़ा पुश करते हैं। और जो इन्फ्लेशन का खतरा है वो स्लिम है, कम है। ओवर हीटिंग का खतरा क्या है? कम है, ओवर हीटिंग नहीं होगी, इनको वो खतरा कम लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको बनाइए, रीड करिए। अब इसके बाद हम सारे आंसर फिर दे देंगे। लो,
एक क्वेश्चन का और आंसर मिल गया आपको। चलिए देखो, एक तो यार मिल गया आपको फ्यूल्ड बाय डेट, डेट और किसमें, रेट कट में आपको रिलेशन ढूंढना था। आ जाओ। तो बोला जा रहा था रियलिटी इज प्रोबेबली, तो जो रियलिटी है, जो सच है, प्रोबेबली मतलब पॉसिबल है कि कॉम्बिनेशन हो उसमें इन दोनों का, किन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, कि जो रियल ग्रोथ हो लुक्स हाइयर ड्यू टू एन अनयूजुअली लो डिफ्लेटर। बिल्कुल सही बात है। कहा जा रहा है जो रियल ग्रोथ तुमको दिख रही है वो हाइयर दिख रही है, क्योंकि क्योंकि अनयूजुअली लो डिफ्लेटर, लो डिफ्लेटर का मतलब वो बेस इफेक्ट जो है वो कम है, तो उसके कारण भी हो सकता है कि हमारे को ग्रोथ ज्यादा दिख रही हो, इतनी हो ना। एंड कंपनीज कैन सर्टेनली अफोर्ड, और जो कंपनी है, सर्टेनली का मतलब कंफर्म, कंफर्म मतलब सुनिश्चित करना, इंश्योर करना कि वो अफोर्ड कर सकती है इन्वेस्ट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कंपनीज है कैन सर्टेनली अफोर्ड, तो अफोर्ड कर सकती है और इन्वेस्ट करना, इवन दिस इज फ्यूल्ड बाय डेट, चाहे वो डेट से ही इन्वेस्ट करे, मतलब कंपनी जो है वो और इन्वेस्ट कर सकती है, चाहे वो कर्जा लेके इन्वेस्ट करे, कर्जा मतलब बैंक से लेकर के इन्वेस्ट करे, कंपनी में वो कैपेसिटी है कि अभी वो और इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा उनको लग रहा है। और रेट कट एड्रेस बोथ इशू, तो बोला जा रहा है जो रेट कट इन्होंने दिए ये दोनों इशू को क्या करेगी, एड्रेस करेगी। कौन सा, रियल ग्रोथ, क्या पता डिफ्लेटर की वजह से, लो डिफ्लेटर है इस वजह से जो रियल ग्रोथ है वो ज्यादा लग रही है, तो इसका मतलब वाक्य में क्या पता उतनी ग्रोथ ना हो, तो उस वाले इशू को भी ये एड्रेस कर लेगा जो हमने रेट कट दिया है। और दूसरा कि ये लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कौन, कंपनीज, तो ये लोग इन्वेस्ट कर लेंगे बैंक से लोन लेकर के, तो दोनों इशू को ये चीज एड्रेस कर देगी। फिर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑल्सो पॉसिबली फील, वो ये भी फील कर सकते हैं क्या, दैट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द यूएस 50% टैरिफ हैव नॉट येट फुली प्लेड आउट। देखो प्ले आउट आप बताओ, अपन ने 2-3 दिन पहले ही कर लिया था, लास्ट जब क्लास हुई थी आई थी, लास्ट क्लास जब अपने ट्यूटोरियल की हुई थी उसी में अपन ने प्ले आउट को पढ़ लिया था। देखो वापस द हिंदू में आज के दिन भी आ गया प्ले आउट। तो प्ले आउट का मतलब क्या है, अभी वो पूरी तरह से सामने नहीं आया, तो बोला जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ऑल्सो पॉसिबली फील, वो ये भी फील कर रही है कि जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है, जो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा किसका, यूएस के 50% टैरिफ का, हैव नोट, हैव इसके लिए आया है, हैव कैसे आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए फील्स आ गया, डैट के बाद एक और सब्जेक्ट द इकोनॉमिक इंपैक्ट, भाई इकोनॉमिक इंपैक्ट तो सिंगुलर है, तो द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द यूएस 50% टैरिफ हैज आएगा यहाँ पर, ठीक है, एरर है न्यूज़पेपर में ही एरर, ठीक है, न्यूज़पेपर में एरर है, टैरिफ के लिए नहीं आ सकता ना, ऑफ के बाद ये तो ऑब्जेक्ट है ना, टैरिफ के लिए नहीं आ सकता। तो बोला जा रहा है इकोनॉमिक इंपैक्ट हैज नॉट येट फुली प्लेड आउट, तो जो इंपैक्ट है अभी पूरी तरीके से प्ले आउट नहीं हुआ, पूरी तरीके से प्ले नहीं हुआ, पूरी तरीके से सामने नहीं आया, ये भी उनको डाउट है। सप्लाई चेन टेक सम टाइम टू रियलाइन, सप्लाई चेन को टाइम लगेगा वापस से रियलाइन होने में। अब आप देखो, अब आपको उस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है, देखो उस क्वेश्चन पे मैं आपको लेकर के चलता हूँ, अब आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी कि यार देखो यहाँ पे इन्होंने रियलाइन भी लिखा था, कहाँ है, देखो रियलाइन लिखा था, ये देखो, देखो यहाँ पे डिफ्लेटर की बात करी थी क्या कहीं, देखो इन्फ्लेशन, ये देखो यूएस टैरिफ, और क्वेश्चन में क्या बोला, क्या फर्स्ट पर्सपेक्टिव से बताइए, जैसे ही फर्स्ट पर्सपेक्टिव आया तो अगर आप पूरा पैसेज पढ़ के आते तो आपको लगता है यार ये भी तो हो सकता है रियलाइन, हमने तो पढ़ा है रियलाइन, हमने तो यार यूएस का टैरिफ भी पढ़ा है, लेकिन अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको ध्यान हो तो ये सारी बातें उसके सेकंड के बाद के पर्सपेक्टिव है, हमें फर्स्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आंसर देगा, तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव 8.2% ही जाएगा, हो गया आंसर कंफर्म सी, ठीक है। रीअलाइन का मतलब है, मैं बताता हूं, देखो सुनो,
सप्लाई चेन बिगड़ गई। कैसे बिगड़ गई? टैरिफ लगा दिया, उन्होंने कहा नहीं यार टैरिफ है, अब तो मैं यहाँ पे नहीं भेजूंगा, मैं उस कंट्री में भेज देता हूँ माल। तो जो सप्लाई हो रही थी वो रुक गई, सप्लाई खत्म हो गई या बंद हो गई या फिर देर से आने लगी क्योंकि टैरिफ ज्यादा लग रहा था, कम मंगाने लगे, तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। अब रीअलाइन मतलब वापस से अपनी जगह अलाइन हो रही है, जैसे पहले चल रहा था वैसे चल रहा है ऐसा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सप्लाई चेन सम टाइम टू रीलाइन। सम टाइम, देखो सम टाइम में कुछ गैप है तो कुछ टाइम लेगी, सप्लाई चेन कुछ टाइम लेगी रियलाइन होने में। एंड सो देयर माइट स्टिल बी अ फर्दर शिफ्ट अवे फ्रॉम इंडियन, और देयर माइट बी स्टिल, तो देयर माइट स्टिल बी मतलब यहाँ पर अभी भी फर्दर, फर्दर मतलब कुछ और, शिफ्ट अवे फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर, कि लोग इंडियन एक्सपोर्टर से कुछ देर और दूर रहेंगे क्योंकि 50% का टैरिफ लगा हुआ है। आगे चीपर क्रेडिट गोइंग अहेड। चीपर क्रेडिट का मतलब जो सस्ता लोन देंगे, क्योंकि रेट कम हो गई रेपो रेट, तो जो सस्ता लोन देंगे इज समथिंग, वो कुछ तो है इंडियन एमएसएमई के लिए, विल वेलकम। तो इंडियन एमएसएमई ने उसको वेलकम करा कि हाँ यार तुमने रेपो रेट कम करी, हम ये बात को वेलकम करते हैं। स्पेशली कौन? जो एक्सपोर्टर्स है, ठीक है। ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट, अल्ले भाई अब इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट द मॉनेटरी पॉलिसी हैज लोवर्ड इट्स आउटलुक फॉर द ईयर टू बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है? बिनाइन का मतलब होता है अच्छा, बढ़िया, मस्त, हेल्दी, मतलब पॉजिटिव। तो बोला जा रहा है मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उन्होंने अपना जो आउटलुक है किसको लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, वो कितना कर दिया? 2% कर दिया। क्या 2% का इन्फ्लेशन है? हालांकि आज जंप इन फूड प्राइस कहा जा रहा है, जंप अगर आएगा फूड प्राइस में, ऑयल प्राइस में, फॉर वॉट एवर रीजन, कोई भी रीजन से अगर जंप आ गया फूड प्राइस और ऑयल प्राइस में, विल अंडू, अंडू कर देगा मतलब वापस से जो इन्होंने 2% का लगाया ना, वापस से उसको अंडू कर देगा, ऑल इट्स कैलकुलेशन, इसके कैलकुलेशन को बिगाड़ देगा। दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मस्ट बी रेडी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मस्ट बी रेडी, उनको रेडी रहना पड़ेगा टू रेज रेट, रेट बढ़ाने के लिए एट दी फर्स्ट साइन, पहले ही सिग्नल में, फर्स्ट साइन में ऑफ इन्फ्लेशन राइजिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड। तो बोला जा रहा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मस्ट बी रेडी, रेडी रहना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए, पहला ही साइन दिखते इन्फ्लेशन का। दी 2019 रेट कट एपिसोड सो इन्फ्लेशन जंपिंग फ्रॉम 2%। तो बोला जा रहा है 2019 का जो रेट कट का एपिसोड आया था, जो आपने अभी भी देखा, 135% इन्होंने कम करा था, 135 बेसिस पॉइंट जो उन्होंने कम करा था। तो कहा जा रहा है वो एपिसोड सो उसने दिखाया था इन्फ्लेशन जंपिंग फ्रॉम 2% इन जनवरी, जनवरी में 2% ही इन्फ्लेशन था उस समय भी, 2019 की बात है, वो 7.6 पे पहुंच गया था अबाउट ईयर, एक साल में 7.6 पे पहुंच गया था वो इन्फ्लेशन। टेकन टुगेदर, इन बातों को साथ में रखते हुए, द रेट कट सजेस्ट दैट मॉनेटरी पॉलिसी फील दैट इंडिया सीमिंगली रोबस्ट ग्रोथ कुड डू विद फर्दर हेल्प। तो बोला जा रहा है कि रेट कट ये सजेस्ट कर रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, फील दैट, वही फील कर रही है कि इंडिया सीमिंगली रोबस्ट ग्रोथ, सीमिंगली का मतलब ऐसा लग रहा है कि रोबस्ट ग्रोथ कुड डू, तो रोबस्ट ग्रोथ अगर चाहिए, रोबस्ट ग्रोथ अगर चाहिए रोबस्ट, तो फर्दर हेल्प, विथ फर्दर हेल्प वाइल इन्फ्लेशनरी वरीज, जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड चिंताएं हैं, आर आर थिंग ऑफ द पास्ट, वो बीती बातें हैं, पास्ट की बातें हैं, अभी इन्फ्लेशन का कोई डर नहीं है। इट डिसीजन टू रिटेन इट्स न्यूट्रल स्टांस इज अ प्रूडेंट वन। कहा जा रहा है इनका जो डिसीजन है रिटेन करना न्यूट्रल स्टांस पे, ये प्रूडेंट वन है, मतलब ये अच्छा एक डिसीजन हो सकता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी इज सच दैट ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी कुड रिवर्स। कहा जा रहा है ग्लोबल की जो अनसर्टेनिटी है इज सच दैट, वो ऐसी है कि जो ग्रोथ है और जो इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरीज है कुड रिवर्स, कभी भी वो उल्टी हो सकती हैं, अपनी डायरेक्शन में कभी भी रिवर्स हो सकती है अचानक से। विच वुड नीड अ क्विक पॉलिसी पाइवेट, तो जिसको जरूरत होगी एक क्विक पॉलिसी पाइवेट की, जल्दी से अपने पॉलिसी में आप लोग चेंज कर लेना, अपना शिफ्ट ले लेना। क्या आपको ये एडिटोरियल क्रिस्टल क्लियर है? क्या क्या बोला जा रहा है एंड में? एंड में बोला जा रहा है कि भाई अनसर्टेनिटी के चलते कभी भी ये जो तुम्हारी ट्रेजेक्टरीज है ना, कभी भी रिवर्स हो जाएगी भाई, तो तैयार रहना, रेडी रहना। नीड अ क्विक पॉलिसी पाइवेट, ये मत सोचना हमने रेट कम कर दी और कम करें, कभी भी बढ़ा देना। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। आई होप आपको एक जो एडिटोरियल है क्रिस्टल क्लियर होगा, क्या क्या बोला जा रहा है समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन आंसर को अपन देख लेते हैं जो बच गए हैं। पहले तो अपन चलते हैं सेकंड में अपन ने ओवर हीटिंग वाला एक कंसेप्ट पढ़ा था,
ओवर हीटिंग वाले कंसेप्ट में क्या पढ़ा था, ओवर हीटिंग का जो रिस्क है वो पतला है, कम है, इसलिए यहाँ पे इनको कहा गया है कि कंपनी अभी भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, और चाहे वो इन्वेस्ट करे कर्जा लेकर के, तो इंटरेस्ट रेट जो कट है वो दोनों इश्यू को क्या कर लेगा, एड्रेस कर लेगा। दो कौन से इश्यू थे, एक तो ग्रोथ जो दिख रही है हाई, वो हाई नहीं है क्योंकि लो डिफ्लेटर है, और जो कंपनी अफोर्ड कर सकती है इन्वेस्ट करना, वो इन्वेस्ट करें, भले ही कर्जा लेके करें। यूएस का 50% का भी पूरा खुलासा हुआ नहीं है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। एमएसएमई खुश है इस बात को लेकर के कि भाई इन्होंने इतना रेट कट दिया, उसके बाद इन्होंने जो इन्फ्लेशन है उसको 2% पे रखा है। अगर जरा सा भी यहाँ पे फूड प्राइस बढ़ा, ऑयल प्राइस बढ़ा, तो इनकी कैलकुलेशन अंडू हो जाएगी, 2% वाली कैलकुलेशन खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद 2019 में हमने देखा ऐसा ही रेट कट का एपिसोड ने जो 2% पे इन्फ्लेशन था उसको एक ही साल में इतना परसेंट पे पहुंचा दिया था। तो इन बात को ध्यान में रखते हुए लास्ट में सजेशन दिया जा रहा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। लास्ट में सजेशन ऑथर ये देता है कि भाई टेकन टुगेदर, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि भाई आप है ना अगर न्यूट्रल स्टांस रखते तो बढ़िया है, और कभी भी अगर आपको साइन दिखे, यहाँ पे फर्स्ट साइन की बात हुई थी, जैसे ही फर्स्ट साइन दिखे तो भाई रेट बढ़ा देना, और तैयार रहना, कभी भी अनसर्टेनिटी आपके पॉलिसी में शिफ्ट ला सकती है, इसके लिए भी रेडी रहना। ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन आंसर निपटाते हैं। इसका आंसर सबने दे दिया था, अब इसका आंसर दो। ओवरऑल एटीट्यूड बताओ भाई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ओवरऑल एटीट्यूड बताओ इन द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, क्या होगा। देखा, क्या बात है भाई, रेकलेस नहीं, अग्रेसिव नहीं, डिफेंसिव पैनिक नहीं, इंडिफरेंट, इंडिफरेंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता मॉनेटरी पॉलिसी को, नहीं, कॉशियस सपोर्ट, भाई चिंतित भी सपोर्ट भी कर रहा है। दे आर एडिंग ग्रोथ ड्यू टू ग्लोबल रिस्क बट रिमेनिंग एजाइल, एजाइल मतलब फुर्तीला है, टू पाइवेट इफ इन्फ्लेशन रिटर्न, अगर इन्फ्लेशन आएगा तो फुर्तीला है, फटाफट अपनी जो इसकी जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज कर देगा। ई ऑप्शन का करेक्ट होगा। देखा, टोन वाले क्वेश्चन आप 2 मिनट में उड़ा रहे हैं क्योंकि आपने पैसेज को रीड नहीं करा, आपने समझा है, ये शुरुआत है, ऐसे हम चलेंगे। सोचो जब मेंस आएगा कितना आपके लिए इजी हो जाएगा मेंस के क्वेश्चंस को क्रैक करना। आगे बढ़िए, इसका आंसर दीजिए। अब उसने देखो क्या कहा था पैसेज में, क्या कहा था कि एक्सेस कैपेसिटी अब इनकरेक्ट हो गई, तो अगर उसकी बात करेक्ट हो रही थी तो वो क्या कह रहा था पैसेज में, देखो सुनो, ऐसे पकड़ा करो। इसने क्या करा, एक्सेस कैपेसिटी को इनकरेक्ट करो। करेक्ट होने पे बंदा क्या कह रहा था, ये कह रहा था एक्सेस कैपेसिटी पे खड़े हैं, कौन, इंडिया की कंपनी एक्सेस कैपेसिटी पे खड़ी है, तो क्या करो, ओवर हीटिंग की रिस्क कम है, इसको भाई पुश करो, इसको पुश करो, और ग्रोथ के लिए इसको पैसा दो, इसको डेट दो, इसको कर्जा दो, ये और पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर इनकी ये चीज इनका असेसमेंट अगर गलत हो जाए तो क्या होगा, तो फिर आप बताइए क्या होगा। लो भाई, लो बताओ क्या होगा। ये बात इनकी इनकरेक्ट हो गई, अब क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ गिर जाएगी, इकोनॉमी विल ओवरहीट, लाइकली लैंडिंग टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। जी हाँ, ओवरहीट हो जाएगी। अभी ओवरहीट का रिस्क कम है, इन्फ्लेशन का खतरा नहीं है, ओवरहीट मतलब इन्फ्लेशन, तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बात और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आगे बढ़ो। डेट और रेट कट में रिलेशनशिप बताओ, क्या रिलेशनशिप आपने पकड़ी, बताओ। तुरंत आंसर आएगा, तुरंत, बिना डरे। ये वही लेवल है जो पहले पहले आप, जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो आप लोगों से आंसर नहीं आते थे, अब आप सबके आंसर आ रहे हैं। सी, रेट कट वैलिडेटेड, अब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे
डेट और रेट कट का क्या रिलेशन है? डेट लेकर के, क्योंकि रेट कम है तो डेट लो, लोन लो और इन्वेस्ट करो। ले भाई इन्वेस्ट कर, भले बोरोविंग लेकर के इन्वेस्ट करना पड़े, इन्वेस्ट कर। सी आंसर लगा, चल आगे। ये कर लिया तुमने, दैट्स इट। ये थी आज की हमारी क्लास दोस्तों। 5 क्वेश्चन ही नहीं, पूरे पैसेज का निचोड़ है ये। 5 ऐसे क्वेश्चन है, कोई भी अगर स्टूडेंट कैजुअली पैसेज पढ़ रहा है उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन में क्या हुआ। तो पैसेज को ध्यान से पढ़ो, समझो, पहले क्वेश्चन को समझो, फिर पैसेज समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, हम पैसेज पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते। क्वेश्चन पढ़ोगे सब समझ में आएगा कहां पर ज्यादा जोर देना है, कहां नहीं देना। और अगर आप आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी पीओ के लिए आप लोग इंग्लिश अधिकार बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। इंग्लिश अधिकार में हमने टॉप 5 मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, जिसका मॉक नंबर 3 अपलोड हो चुका है। मॉक नंबर 3 नहीं, मॉक नंबर 2 अपलोड हो चुका है। मॉक नंबर 2 का आज अपन सॉल्यूशन करेंगे। 200 मेंस के क्वेश्चंस अपन टारगेट कर रहे हैं। मॉक नंबर 3 भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, आज या कल में। और जो मॉक नंबर 2 बना है वो प्योर रीडिंग बेस्ड बना है। रीडिंग बेस्ड मतलब उसमें रीडिंग बेस्ड ही है सब कुछ जो भी है। अब देखते हैं रीडिंग बेस्ड अगर पेपर आ जाएगा तो आप कितने नंबर ला पाते हैं। एक बार कमेंट करिएगा दोस्तों, बताइएगा क्लास कैसी लगी। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। आपने देखा होगा मैंने टेलीग्राम पे मैसेज करा था। अभी मैं बिल्कुल फिट और फाइन हूँ, फुल एनर्जी के साथ आया हूँ। बस भगवान करे सब कुछ अच्छा हो, तो ये साल हम धूम मचा देंगे, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस देंगे अपन इस साल, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश अधिकार लर्निंग नीति .com से, वेबसाइट से ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे 0 से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, मंजिल बैच 2026 स्टार्ट होने जा रहा है, पता लग जाएगा आप लोग को। आज 9 बजे आइए आप, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। इंग्लिश एक्सक्लूसिव ये हमारा बैच रहेगा। इसके अंदर आपको सारी क्लासेस जितनी भी अभी तक हो चुकी हैं, जितने भी आगे कोर्सेस आएंगे, सब कुछ आपको इसमें मिलेंगे इंग्लिश से रिलेटेड। ये ले लिया तो पूरे साल कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चल अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, थैंक यू।